हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज की जो ये वीडियो है ना, आज इसमें मतलब कि ये वाली वीडियो मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में जो मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ ना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से ना बच्चों के दिमाग में डाउट्स थे कि कैसे हम लोग आंसर्स को अटेम्प्ट करें, कैसे इग्नू में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, मार्कशीट को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स है तो सबका यही ट्राई है कि अपना बेस्ट दे दें इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी चीज़ के लिए मतलब आपके जो डाउट्स हैं ना, इन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग के टिप्स बताऊंगी कि इस तरीके से आप इग्नू में अपना स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मेरा कोई एज सच बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को लेके, और ना मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि यही चीज़ें करने से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा भी मैं बिल्कुल आपको गलतफहमी नहीं दूंगी कि आप टॉपर ही बन जाएंगे। बट हाँ, ये है कि इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके मतलब काफ़ी अच्छी स्कोरिंग होने के पूरे चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल जो ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, चाहे SOL है चाहे इग्नू है, इनमें जो मार्क्स है ना वो डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर भी करते हैं कि आपकी जो आंसर शीट है वो कैसे चेक हुई है, किसने चेक करी है। तो उनके ऊपर भी बहुत मैटर करता है ये सब कुछ। लेकिन ये है कि आप उनका तो कुछ आप कर नहीं सकते, तो आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट दे सकते हैं कि वो उन्हें आपकी आंसर शीट बहुत कैची लगे या उनका मन करे आपके आंसर्स को पढ़ के मार्क्स देने का। सो आज की ये वीडियो इसी चीज़ के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर आप लास्ट तक सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपके डाउट्स तो दूर हो ही जाएंगे। बाकी एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्ड हो सकता है। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप इग्नू में कैसे स्कोर करेंगे। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी होती है ना, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको बहुत अच्छे से एकदम पीस माइंड से आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना पड़ता है विदाउट स्ट्रेस। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, देखिए इग्नू हो या SOL हो ना, ऐसे जो ये यूनिवर्सिटीज़ है ना, ओपन यूनिवर्सिटीज़, इनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको चॉइस बहुत मिलती है एग्जाम में। मतलब कि सपोज़ आपके पास में ना 8 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब 4 या 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ये क्या है, चॉइस बहुत मिलती है। अब उन चॉइस का आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि 3 आवर्स ना मोर देन इनफ होते हैं अगर आपको पूरा पेपर आता है। और लिखने में आपके पास में इग्नू में जो शीट होती है वो एक सिंगल शीट मिलती है, उसमें ही 28 से 30 पेजेस होते हैं, और उसके अलावा आपको मेन शीट के अलावा और कोई सप्लीमेंट शीट नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो पेपर पढ़ते टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ शीट्स देख लेनी है। आपके पास जो एक मेन शीट है उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ़ शीट्स हैं, क्योंकि उसके अलावा इग्नू आपको और कोई शीट प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको अपने आंसर्स को उन्हीं शीट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ता है। जब आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उनमें से उन क्वेश्चंस को चूज़ करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अब हो सकता है कि आपको मानिए टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जो 5 क्वेश्चंस चूज़ करने हैं उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हो या 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हो। हो भी सकता है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस, पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हो। अगर पाँचों अच्छे से आते तो किसी टाइप की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको सेपरेट लेना है। और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर में जब आप उन क्वेश्चंस को चूज़ कर लेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस आपको अपनी आंसर शीट में लिखने हैं, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने माइंड में सोचना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन में ऐड ऑन कर सकते हैं। और आंसर की लिमिट भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगी कि एक आंसर के लिए आपको कितनी शीट्स या कितने वर्ड्स का यूज़ करना है। वैसे तो उसमें लिमिट दे रखी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जब आप क्वेश्चन डिसाइड कर लेंगे, आप अपने पॉइंट्स के नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे अपने माइंड के अंदर, और ये सब बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन आता है, पढ़ा सा कुछ लग रहा होता है तो। और फिर उसके बाद में आपको वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना होता है जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं। मैं देखिए आपको कोई गलत बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं पहले आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए एक तरीके का वो बेस क्रिएट करते हैं। टीचर के माइंड में या एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, बच्चे को कुछ आता था। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान में देना है कि आपका जो फर्स्ट और लास्ट होगा ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और लास्ट शीट्स जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्लस आपकी जो राइटिंग है ना उस पर वर्क भी आपको करना पड़ता है। एक तो राइटिंग स्टार्टिंग में तो वैसे भी थोड़ी अच्छी रहती है, लास्ट में जब टाइम खत्म होने वाला था उधर राइटिंग का कचरा तो तभी मेनली होता है। तो वो चीज़ पर आपको फोकस करना है कि आपको टाइम को इस तरीके से डिवाइड करना है हर क्वेश्चन के लिए
कि आपकी जो राइटिंग है ना उसका रायता ना फैला दें आप एग्ज़ाम में। ओके, नाउ फर्स्ट आपको ये चीज़ करनी है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। फिर सेकंड पॉइंट इसी में ये है कि क्वेश्चन पेपर में आपको अच्छे से आंसर्स को चूज़ कर लेना है, क्वेश्चंस को चूज़ कर लेना है जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं और जिनमें आपको वर्डिंग पता है कि हाँ ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई लग रही है। दो तरीके से होता है, एक होता है कि या तो आंसर्स आपको पूरे अच्छे तरीके से लर्न हो, और या फिर सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि जो आंसर्स आपने चूज़ करें ना उनमें आंसर्स को आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है, उसके बारे में आपको थोड़े बहुत थॉट्स पता है और आप आंसर में कनेक्ट करके लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से देखते हैं। क्वेश्चंस चूज़ हो जाएंगे, फिर आप लिखना स्टार्ट करेगा और स्टार्टिंग उससे करना क्वेश्चन से जो आपका बहुत बहुत अच्छा हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मेक द पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो आपने क्वेश्चंस पिक करे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है, और ऐसे जैसे मैंने फ्लो चार्ट में लिखा है ना ऐसा सा आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे बीच में सर्कल डाला, उसमें मेन हेडिंग डाली और उसके जो ब्रांचेज हैं या जो जो आप उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाले हैं उनको शॉर्ट पॉइंट्स में लिख दिया। शॉर्ट पॉइंट में लिखने के बाद में आपने उसको मेन पॉइंट्स में मतलब बड़ा बड़ा लंबा सा आंसर लिखा, तो उससे ये होगा कि एग्जामिनर आपके शॉर्ट पॉइंट से ही आइडिया लगा लेंगे कि आपको कितना आंसर आता था और कितना अच्छे से आप पढ़कर आए थे। जब आप पॉइंट्स बनाते हैं ना किसी क्वेश्चन के लिए तो वो आपके आंसर्स को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। स्केलेटन जैसे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना उसमें स्केलेटन का कितना मेजर रोल होता है। स्केलेटन मतलब हड्डी अगर कहीं से टूटी वगैरह होती है तो वो पार्ट आपका बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। स्केलेटन एक प्रॉपर फिजिक प्रोवाइड करता है। तो सेम चीज़ आपके आंसर को जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है और अगर आपको याद है और आपको आंसर में कैसे ऐड ऑन करना है ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो वो एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है आपके एक आंसर को। अब इतनी चीज़ें होने के बाद में जो राइटिंग स्टाइल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। तो देखिए इसमें ना आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो आपकी हैंड राइटिंग है वो तो वैसी ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि एकदम एक दिन की प्रैक्टिस से मैं आपको बोलूँ कि आप एकदम कैलीग्राफी लिख दे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है और ना आप बहुत उसमें प्रो भी हो सकते हैं। तो राइटिंग में ये चीज़ हो सकती है कि जो आपकी एक्चुअल राइटिंग है उसको थोड़ा और नीट एंड क्लीन करके लिखने का आप ट्राई करें, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल बहुत कम हो पाती है क्योंकि आंसर्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, टाइम कम हो जाता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत स्लो राइटर होते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, उनके लिए 3 आवर्स कम पड़ जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ को आपको अभी से इम्प्रूव करना पड़ेगा। 2 एग्ज़ाम में आपका 1 मंथ भी नहीं बचा है, मैं नहीं कहूँगी आपको 1 मंथ है, आज 1 जुलाई हो गई है, तो एग्ज़ाम में आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम है, मतलब गिनती के 15-20 दिन ही आपके पास में बचे हुए हैं। एग्ज़ाम 22 से स्टार्ट हैं, लेकिन फिर भी बीच में एक आध दिन कोई ना मन करे पढ़ने का या फिर कहीं जाना पड़ जाए, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ हार्डली आपके पास में 15 से 20 डेज़ हैं। तो उस टाइम में आप डेली बेसिस पे एक एक दो आंसर को कोई भी रैंडमली पिक करिए और उसको लिखने का ट्राई करिए। लिखने से आपके ना ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे ना इनके ऊपर आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एक तो आपकी राइटिंग स्टाइल पे थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, प्लस आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर्स को उतने टाइम में आप लिख पा रहे हैं या नहीं। वैसे तो आप सबने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, लेकिन ये है कि फाइनल ईयर है तो आप प्लीज़ कोई चांस लेना मत। इसके बाद में गाइस देखिए राइटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास ना ऑप्शन आता है, या तो आप हिंदी में पेपर दीजिए या फिर इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले बच्चे ना उनको अपनी ईगो पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई बार होता ये है कि जो पेपर है ना वो टफ़ होता है और उसको हिंदी में आप अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन आप देख सकते हैं कि जो पेपर है ना वो आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जर्नल चीज़ों से अवेयर हैं। तो उस टाइम पर आप लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर लीजिए क्योंकि हिंदी हमारी कॉमन लैंग्वेज है, डेली घर में आस पड़ोस में यही बोली जाती है। तो इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर आप आंसर्स को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ इस वक्त मार्क्स आपके मैटर करते हैं। तो ये कहीं फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें, हिंदी या इंग्लिश। ना आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट इससे कहलाएंगे, ना आप बहुत ज़्यादा लूज़र हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो लैंग्वेज चूज़ करनी है वो बहुत बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि जो आपको आंसर लिखने हैं वो ऑब्वियसली लेंथी होंगे, शॉर्ट नोट इसमें नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का और आप उसमें 2 पेज लिख के आ रहे हैं तो आप मार्क्स की उम्मीद करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी शीट्स भरने से आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये आंसर थोड़ा लेंथी होना चाहिए, उसमें सारे पॉइंट्स को आपको ऐड ऑन करना है। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका आंसर है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, देखिए कई बच्चों का ना माइंड सेट क्या होता है कि ओपन के एग्ज़ाम्स है
ना तो चाहे कुछ भी स्टोरी लिख दें, एग्जाम में कौन सा उनको पढ़ना होता है, उनको तो सिर्फ शीट नंबर ऑफ शीट्स देख के मार्क्स देने होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपके आंसर्स को पढ़ा जाता है तभी इतना टाइम लगता है चेकिंग में। और मार्क्स देखिए वो चीज़ तो डिपेंड करती है कि एग्जामिनर ने कैसे चेक किया, लेकिन आपके आंसर्स आप क्या लिख के आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से मैटर करते हैं। तो ट्राई ये करना है कि जितने भी आपके आंसर्स होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन हो, तो आंसर को आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए, और जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से लिखना, मतलब आंसर में लेंथ भी होनी चाहिए, प्लस आंसर में जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज है, वो भी मीनिंगफुल होनी चाहिए। कुछ भी बकवास आपको नहीं लिखना है, कुछ भी फिशीज आप उसमें नहीं करके आएंगे कि एग्जामिनर ना फ्रस्ट्रेट होकर आपके मार्क्स को ही डिटेक्ट कर दे। तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड रेलेवेंट पॉइंट्स को अपने आंसर्स में लिखना पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टू बी क्रिएटिव। अब ट्राई टू बी क्रिएटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं आपको बोलूँगी कि आप एग्जाम में फूल पत्ते बना के आ जाएंगे, बॉर्डर वॉर्डर बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो अपने वर्ड्स होते हैं, जो आपकी वोकैबुलरी होती है ना, वो बहुत मैटर करती है कि आप कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा बेसिक वर्ड्स को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट होता है ना, वो चीज़ आपको लिखनी है। मतलब जो भी कंटेंट है ना वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, कोई भी बकवास नहीं होनी चाहिए। अगर मानिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा और आपको अटेम्प्ट तो करना है, क्योंकि एग्ज़ाम की एक कंडीशन है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे उसमें जितना भी आप लिख सकते हैं, आपको आंसर्स को सारे अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पास में सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं है, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, इतना तो पक्का है। अब देखिए उसमें जो आपके पास में क्वेश्चन में जो वर्ड्स आपको गिवन है, जो पॉइंट्स आपको दे रखे हों, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ आती है, उनसे रिलेटेड आप कुछ भी पॉइंट्स को अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, तो आप वो लिख दीजिए। ब्लैंक छोड़ने से बेटर ये होगा कि आपने उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख दिया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आ जाए टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा और आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं डेमोक्रेसी के, तो एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो पढ़ते हुए ही बड़े हुए ना, चाहे अभी आप फाइनल ईयर में तो अब आए हैं, लेकिन इससे पहले 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ पे तो कभी आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी होगी, पॉल साइंस पढ़ी होगी, चलिए 10th तक तो सभी सब पढ़ते हैं ना ये चीज़ें, तो डेफिनेटली पढ़ी होगी। तो आप उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स को अपने आंसर्स में लिख सकते हैं उतना लिखिए, क्योंकि ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है, आंसर को अनअटेम्प्ट बिल्कुल भी छोड़ना है ही नहीं। इसके अलावा आप इसमें क्वेश्चंस में गाइस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आप डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि बायो का एग्जाम हो, सबका हो सकता है, किसी का पॉल साइंस का, किसी का हिस्ट्री का एग्जाम हो, तो डायग्राम आप उससे रिलेटेड थोड़े बहुत बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, मतलब जैसे माइंड मैप्स होते हैं ना, इस तरीके से फ्लो चार्ट आपने बना दिया, ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया वर्ड्स को नोट्स की फॉर्म में, या फिर मैप्स का आप यूज़ करते हैं। सपोज़ आपका ज्योग्राफी या पॉल साइंस में कोई ऐसी पॉइंट्स बात आती है, स्टेट्स वगैरह की बात करी गई है, तो आप कोई भी ऐसे मतलब स्टेट बना के उसमें उसकी लोकेशन शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना इफ़ेक्टिव होती हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डायग्राम भी बना दीजिए, अगर उसमें रिक्वायरमेंट और आपको आता है उससे रिलेटेड। तो कुछ भी नहीं करना है, मतलब जो चीज़ नीडेड है, जो इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें आपको इसमें से पिक करके अपने क्वेश्चन में ऐड ऑन कर देनी है, क्योंकि वर्ड्स और आंसर्स के साथ साथ में ना ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपके आंसर को इफ़ेक्टिव बनाएंगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, किस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 to 6 पेजेस तो कम से कम अटैम्प्ट करने ही करने हैं। इसके अलावा 5 to 6 पेजेस, कई बार हो सकता है कि आपको कोई आंसर इतना अच्छे से नहीं आ रहा, 5 to 6 पेजेस अटैम्प्ट नहीं कर सकते, तो आपको अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग पेजेस को डिवाइड कर लेना है। ये हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता हो तो उसमें आपने ज़्यादा पेज अटैम्प्ट कर दिए, कोई क्वेश्चन आपको कम अच्छे से आता है तो उसमें आपने 3 या 4 पेजेस में भी आंसर को निपटा दिया। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है, कितना आपको उसमें आता है। इसके बाद में अगर 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि जो शॉर्ट नोट होते हैं ना वो 10 मार्क्स के आते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दे रखे हो तो वो 10 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें आप 3 to 4 पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखिए फ्लो चार्ट या मैप वगैरह बनाते हैं ना तो आपको 5, 6 या 3, 4 इतने पेजेस को भरने में ना कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये पेज कवर हो जाते हैं। और फ्लो चार्ट से आंसर एक तो डेकोरेटिव दिखता है, प्लस पेजेस भी पूरी तरीके से जो होते हैं ना वो कवर हो जाते हैं। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना। वर्ड लिमिट यहाँ पे 600 और 300
300 वर्ड्स है, तो देखिए वर्ड्स को आप काउंट करने नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको लिखते लिखते आइडिया लग जाता है कितने वर्ड्स हो गए हैं तो आप वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रख के लिख सकते हैं। लेकिन मैं पेजेस को प्रेफरेंस दे दूँ, या मैं आप सबको भी यही बोलूँगी आप पेजेस को प्रेफरेंस दीजिए। इसकी वजह ये है कि ये आपको ईजिली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं, मतलब पेजेस पे आप तभी ये मार्क कर सकते हैं कि आपको इतने पेज का ये आंसर देना है जब आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग के 10 मिनट्स दे दीजिए, और सच में मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को अच्छे से दे दिए ना, तो बाद के आपके जो 2.5 घंटे आप पेपर पे लगाएंगे ना वो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप पहले ही वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, देखिए अच्छा मैंने ना यहाँ क्या किया है, पहले रेड फिर ब्लू फिर ब्लैक पेन ऐसे यूज़ किया है। तो वो सिर्फ इसीलिए कि मैं पहले ना रेड से लिख रही थी, बट फिर मैंने सोचा थोड़ा डार्क होना चाहिए तो मैंने ब्लू यूज़ कर लिया। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं थोड़ा बहुत ना कॉलम्स बने हुए आने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पेन का यूज़ कर दिया, बाकी और कोई ऐसा इंटेंशन मेरा था नहीं हो। इसके बाद में गाइस ये तो जो प्रोसेस है ना ये तब है जब आपने ना स्टार्टिंग से मतलब 2-3 महीने पहले ही आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन ऐसा भी मुझे लगता नहीं कि आपने 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि ये इतना पहले ना इग्नू के लिए कोई पढ़ने वाला बच्चा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेबस टाइम पर कवर हो गया होगा। और वैसे आप सबके कॉमेंट्स और वीडियो पर व्यूज़ देख के तो मुझे लग रहा है कि हाँ फिर भी आप सबने जल्दी स्टार्ट कर दिया, वरना कुछ तो ऐसा भी करते हैं ना कई बार कि 1-2 दिन पहले ही हम लोग पढ़ ले तो काफ़ी रहता है। तो अच्छा है आप सबने ये नहीं सोचा और पहले से आप पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। नाउ ये वाला जो पॉइंट है ना ये उन लोगों के लिए है जिनको आइडिया ही नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है। सब्जेक्ट कोड ही आप एग्जाम से अभी 10 दिन पहले देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में। बुक्स तो छोड़िए, आपने अपने सब्जेक्ट को भी ठीक से एनालाइज नहीं किया। तो अगर आप उनमें से है ना तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है कि जो आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करिए, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, और जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ना उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके इग्नू में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करिए, आंसर्स को पढ़िए, और उसके बाद में आप इनको आंसर्स को अटेम्प्ट करिए। और ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आपको कि कई आप जैसे गाइड वगैरह या कोई रेफरेंस बुक को प्रेफर करके और जो उसमें आंसर्स लिखे उनको टू द पॉइंट आप छाप के आ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें भी ना मार्क्स डिटेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखिए जो रेफरेंस बुक होती हैं, जैसे कि मेनली इसमें ना तो गोली बाबा और एक ये नीरज की जो बुक्स होती हैं इन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो एग्जामिनर को भी ना बार बार सेम आंसर्स पढ़ के समझ आ जाता है कि बच्चों ने कहाँ से इसको कॉपी किया है। तो ये चीज़ आप मत करिएगा, क्योंकि आपके आंसर थोड़े यूनिक थोड़े अलग लगने चाहिए बाकी की कॉपी से। तो इसलिए आपको अब उसमें कंटेंट में उन पॉइंट्स को तो देखिए आप इसमें कोई अपनी थ्योरीज तो अलग से नहीं देंगे, ये चीज़ मैं एग्री करती हूँ। लेकिन हाँ जो वे ऑफ राइटिंग है आपका वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कुछ अलग पॉइंट्स को अलग तरीके से आपने उसमें इंक्लूड किया है, तो उससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने के चांसेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम ना भेड़ चाल जिसको कहते हैं कि सब ने जैसे छापा हुआ है सेम चीज़ आप बिल्कुल प्रिंट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को डिवाइड करके आप लिखेंगे तो वो एग्ज़ाम के लिए जो एग्जामिनर होते हैं उनकी इमेज मतलब आपकी इमेज उनके आइज़ में काफ़ी अच्छी बन जाती है कि हाँ बच्चा पढ़ के मेहनत करके दे रहा है। इसके अलावा जो यूज़लेस थिंग्स होती है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, स्टिल आप शीट भरने के लिए अगर आप उन पॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। सपोज आपके पास में जो शीट है, देखिए इग्नू की जो शीट्स होती है ना वो ऐसी आती हैं, ऐसे आपके पास में हॉरिजॉन्टल में आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक शीट पे ना 4 लाइन्स को लिखा और फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स पे भी वही चीज़ को बार बार रिपीट करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद में आपको पता है आपके एग्जाम्स में जो मार्क्स है वो कैसे आने के चांसेस हैं। तो आपको यूजलेस थिंग्स को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस कांट गिव यू मार्क्स, ये मैंने नोट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बच्चे इग्नू के एग्ज़ाम या एसओएल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनमें ये माइंड सेट करके जाते हैं कि जितनी शीट्स भर के आएंगे ना मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ तो आप सोचना ही मत। हाँ शीट भरना मैटर करता है, लेकिन आंसर जो आता हो और जो पॉइंट्स आंसर से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी कहानियाँ उसमें छाप के आएंगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के मूड में ही बैठा हुआ है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
राइट डाउन द करेक्ट आंसर स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। आपको क्या करना है, जो आंसर है ना वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट इन द सेंस कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है पॉइंट्स आपके उससे रिलेटेड होने चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पॉइंट्स को यूज़ करना है, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा, लेकिन आंसर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। जैसे पहला जो स्टेप होता है क्वेश्चन में वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में उनकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, उससे रिलेटेड आप इंट्रो दे सकते हैं, मतलब कि एक तरीके का बेस सेट करते हैं। उसके बाद में आती है मेन बॉडी, कि वो जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर जो मेन चीज़ें हुई थी, लॉज क्या क्या थे, क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आए थे, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स थे, तो वो सब चीज़ें आपकी मेन बॉडी में आती है। ट्राई करना इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, उसके बाद में जो मेन बॉडी है ना उसको 5 to 6 पॉइंट्स में आप कवर कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट आता है कंक्लूजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल के लिखना है ये चीज़ें आपको, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ये चीज़ें मेन बॉडी में आ रही है, फिर आपका ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पूरी चीज़ जो पढ़ी उसमें आपने क्या क्या सीखा या क्या क्या चीज़ें आप उसमें देना चाहते हैं, अपने थॉट्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो ऑथर के थॉट्स से उससे रिलेट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन बहुत मैटर करता है। लेकिन हर क्वेश्चन में कंक्लूजन मिले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन आंसर्स में आपको लगता है कंक्लूजन दे सकते हैं तो उसमें आपको देना ही देना है। आपकी जो स्कोरिंग है ना वो यहीं पे डिसाइड हो जाती है कि आपने आंसर को किस तरीके से लिखा है। तो ये 3 पार्ट्स में आंसर को डिवाइड करके आप लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिमेंबर टू हाईलाइट कीवर्ड्स व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। मतलब कि जो आप आंसर लिख रहे हैं ना तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, मतलब कि जैसे किसी थिंकर का नाम है, कोई मेजर ईयर है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उस टाइम पे हुई हो, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो उससे बहुत रिलेट करता है और हाईलाइट करता हो उस को, ये चीज़ें आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं ना आंसर के, कि आप चाहते हैं कि एग्जामिनर का फोकस उसके ऊपर जाए, तो कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने फालतू की थोड़ी बहुत बकवास लिख भी दी होगी ना तो एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो उस कीवर्ड पे फोकस करेंगे जो चीज़ आपने हाईलाइट करी है। तो आपको उस चीज़ को हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि आप पेपर को एकदम कलरफुल करके आ रहे हैं। हाईलाइट का मतलब है कि आप ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर लेना। वैसे तो आप एक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब मैंडेटरी है कि अगर आप अपने एग्जाम को अच्छा चाहते हैं ना तो ब्लू ब्लैक पेन और एक पेंसिल और एक स्केल, ये 4 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे। अगर कोई मैप है, डायग्राम है, तो वो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल लाइंस के लिए यूज़फुल हो जाता है। और लाइन से एक चीज़ और मुझे याद आई, जैसे आप लोग ना मार्जिन बहुत ज़्यादा कई बच्चे देते हैं, मैंने कई ऐसी ना आंसर शीट्स देखी हैं जिसमें ना मार्जिन बहुत दिया जाता है। जैसे क्या मानी, इधर आपने इतने पेज का इतने गैप का मार्जिन दे दिया, इधर साइड में भी आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन दे दिया। तो आपको एक तो शीट इतनी लिमिटेड मिलती है इग्नू में, मतलब कि एक ही मेन शीट मिलती है, अब उसको भी आप इतने मार्जिन से कवर कर देंगे तो फिर लिखेंगे क्या। इसलिए मार्जिन इतना फालतू देने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड जहाँ पे आप क्वेश्चंस वगैरह लिखते हैं वो मार्जिन आपको मिलता है, वो बहुत इनफ है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा क्वेश्चन जब आप लिखते हैं ना क्वेश्चन पे, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट में यहाँ पे लिख दूँ। देखिए क्वेश्चन का ना आप ये पैटर्न फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपने ऐसे थोड़ा सा ना बड़ा लिखना है। यहाँ पे जैसे आपको ये जो लाइन दे रखी होती है ना, यहाँ पे लिखते हैं Q1। ये शॉर्ट में जो प्रो वाली आपकी हैबिट्स है ना, इंस्टा फेसबुक वाली, इसको प्लीज़ एग्जाम में थोड़ा ना अवॉइड करना। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और एग्जामिनर को कन्फ्यूजन भी होती है। तो आप इस तरीके से लिखना, यहाँ पे बड़ा सा आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में इसका आंसर लिखा। क्वेश्चन 1 सपोज आपका, मानिए मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद में 2-3 लाइंस को छोड़ना है, फिर मार्जिन देना है अच्छे तरीके से, 2 लाइंस डालना। उसके बाद में सेकंड आप क्वेश्चन 2 भी सेम तरीके से आपको स्टार्ट करना है। इससे जो आपका पेपर है ना वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, और जब पेपर अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा ना, तो एग्जामिनर का मन करेगा कि आपको वो मार्क्स दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, ऐसे क्वेश्चंस को लिखना है, और मार्जिन भी बहुत लिमिट में देना है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चा शीट वेस्ट करने का ट्राई कर रहा था, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं शो करनी है। इसके बाद में पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर लिटिल थिंग्स इन फिनिशिंग मेक ग्रेट इंप्रेशन। जो भी छोटी छोटी थिंग्स मैंने आपको बताई, जैसे क्वेश्चन को ऐसे लिखना, मार्जिन एक साइड दे दिया, दूसरी साइड थोड़ा बहुत गैप छोड़ दिया, फालतू का एक्स्ट्रा ओवर मार्जिन आपको नहीं देना। आंसर खत्म होने के बाद में गैप छोड़ के 2 लाइन्स आपने डाली है, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, थोड़े बहुत फ्लो चार्ट मैप्स को यूज़ किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये एक ग्रेट इंप्रेशन क्रिएट करती है एग्जामिनर की आइज़ में आपके लिए, तो एग्जाम में स्कोर करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद
बाद में आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस को करना है। जितना हो आप उनसे रिलेटेड जो रेलेवेंट पॉइंट्स आप आंसर लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना है। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करिए, फोकस करिए कि किस तरीके से आप लिखेंगे। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मैटर करते हैं, मतलब पेजेस कितने फिल कर रहे हैं, लेंथ भी मैटर करती है, और आपका आंसर जो है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी, कितना रेलेवेंट आपने चीज़ें लिखी है, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो दोनों ही तरीके से आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो उसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपका पेपर टाइम पे ख़त्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम से ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया टाइम। तो ये चीज़ पे आप इस पे वर्क अभी से कर सकते हैं। जो आपके पास में 10-15 दिन का टाइम बचा है, तो उसमें भी आप इस पे वर्क कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बच्चों के लिए मजाक होगा, वैसे इतना सब लोग नहीं करते हैं कि आपको 2 महीने पहले कम से कम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो एग्ज़ाम में आपकी लीव मिलती है ना, जैसे कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, वैसे तो इस बार इग्नू की डेटशीट मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं, किसी में तो बिल्कुल ही गैप नहीं है, किसी में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो वो देखिए, अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं, मैनेजमेंट अपने हाथ में तो है नहीं ना। तो बस यही है कि आप लोग प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिए। तो जिस एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम है, डेटशीट आप सबने देखी ली होगी, तो जिसमें आपका टाइम कम है उन सब्जेक्ट्स को अभी पहले कवर कर लीजिए। और जिनके अंदर 4-5 डेज़ का गैप है, तो उनको अभी होल्ड पे डाल दीजिए, उनको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो 10-12 दिन बचे ना, उसमें आप 8 के 8 सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और अभी आप पढ़ना स्टार्ट करें हैं। तो इसमें यही चीज़ आपको बता रखी है कि जो लास्ट मिनट का रश होता है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन कॉज देता है। पर ये सबके साथ नहीं होता, कुछ बच्चे बहुत प्रेशरलेस होते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा प्रेशर बियर नहीं करते, अपने दिमाग पे लेते भी नहीं है, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ के वो स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आप में टैलेंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो डेली बेसिस पे टाइम को डिवाइड करिए। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले पढ़िए, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको बाद में करना। और इससे ये होगा कि एग्ज़ाम टाइम से पहले आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस करके इसको सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ आपके पास में टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने सोचा एक बार शेयर कर दूं। स्टिल अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको भी दूर करने का ट्राई करूंगी। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करवाने पे लगी हुई हूँ। जिनकी बुक्स मैं पूरी कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी, उनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, और मतलब मेरा ट्राई रहेगा जितना मैक्स टू मैक्स आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कवर कर दूँ। बाकी आपका फाइनल ईयर है, सो गुड लक आप सबको, और आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छे तरीके से हो। और आपके रिजल्ट्स के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी कि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे से आएँ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।